प्यारे बच्चों, आज हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ विकिरणों की द्विक प्रकृति द नेचर ऑफ रेडिएशंस के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताया था, जो कि आपका पार्टिकल नेचर, इसको कण प्रकृति को जो शो कर रहा था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया। आज हम चल रहे हैं जो विकिरण होते हैं उनकी क्या प्रकृति है। देखिए, जो विकिरण होते हैं, रेडिएशंस का मतलब जैसे लाइट भी एक जो है, आपका जो लाइट है, प्रकाश जिसको हम कहते हैं, प्रकाश भी एक विकिरण है। और या आपके जो है लाइट हो गया, या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये कहलाते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसको हम कहते हैं, ये भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये क्या है, सब विकिरण होते हैं। और जो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जो विकिरण होते हैं, ये विकिरण का दोहरा व्यवहार होता है, ड्यूअल नेचर है, उसका द्विक प्रकृति है। अर्थात यहाँ पर द्विक प्रकृति में दो चीजें आती हैं, द्विक प्रकृति या ड्यूअल नेचर, द्विक प्रकृति या ड्यूअल नेचर जिसको हम कहते हैं, ड्यूअल माने दोहरा, ड्यूअल नेचर में हम यहाँ पे दो व्यवहार से मतलब हमारा कि एक है आपका कण प्रकृति, माने पार्टिकल की कण की तरह व्यवहार, और दूसरा है तरंग प्रकृति जिसको हम कहते हैं वेव नेचर। तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश है, लाइट माने जो प्रकाश है, प्रकाश अथवा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, उनकी द्विक प्रकृति होती है, अर्थात उनमें ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब है कि इन विकिरणों की, प्रकाश अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो है दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, द्विक प्रकृति होती है। अर्थात इन विकिरणों में, प्रकाश में भी या विद्युत चुंबकीय विकिरण में भी कण प्रकृति भी है इनकी, तो तरंग प्रकृति भी है। अर्थात ये दोनों व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। जो विकिरण होते हैं उनकी दोहरी प्रकृति है। वो कण प्रकृति को भी सो माने कण के, जैसे आप कण प्रकृति में जैसे जो है आपका जैसे एक होता है कृष्णिका विकिरण माने कोई ये कण प्रकृति से संबंधित जो घटनाएं हैं, ये हैं कृष्णिका विकिरण हो गया। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आपके विद्युत प्रभाव, ये जो है कण प्रकृति को पार्टिकल नेचर को शो करती है, क्या कह रहा हूं मैं, जो द्विक प्रकृति प्रकाश की भी है या विद्युत चुंबकीय विकिरणों की भी है। कण प्रकृति यदि है तो ये कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव को शो करते हैं। जैसे सपोज के लिए कृष्णा विकिरण से मतलब है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने ऊपर जो विकिरण को जो उसके ऊपर विकिरण पड़ते हैं, उन विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, और आवश्यकता पड़ने पर उन विकिरणों को उत्सर्जित भी कर लेती है। इसको हम कहते हैं कृष्णिका। तो कृष्णिका विकिरण एक आदर्श कृष्णिका वो होती है जो पूर्ण अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को पूर्ण रूप से क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है या सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और आवश्यकता पड़ने पर वह जो उन विकिरणों को क्या कर लेती है, उत्सर्जित भी कर देती है। इसको हम कहते हैं कृष्णिका विकिरण।
तो कृष्णिका का ये व्यवहार होता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने आपको लास्ट राउंड में बताया था कि जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी जो है मेटल सरफेस पर, किसी धातुक सतह पर जब पड़ता है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉनों का फोटो इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम कहते थे विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको मैंने आपको लास्ट अपने पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट इसको बताया, इसमें मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोनों जो प्रभाव, ये दोनों जो गुण हैं, या दोनों जो ये प्रयोग हैं, कहने का मतलब इस प्रकार का जो जो व्यवहार ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कण प्रकृति को शो कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपकी जो तरंग प्रकृति है, यदि किसी सब्सटेंस की या जैसे प्रकाश की है या विकिरण की है, तरंग प्रकृति है, तो तरंग प्रकृति क्या क्या होनी चाहिए? जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तरंगों में व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण, व्यतिकरण कहते हैं तरंगें आपस में जब मिलती हैं तो उनके मिलने से व्यतिकरण होता है। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है, प्लस एंड माइनस से फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। कुल मिला के यहाँ पे मेरा अर्थ है व्यतिकरण से मतलब है तरंगों के मिलने से। 2 तरंगें जब मिलती हैं तो इस घटना को हम व्यतिकरण यहाँ पे हम कह सकते हैं, इंटरफेरेंस। ये फिजिक्स का टॉपिक है इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिटेल नहीं ले रहा हूँ। या विवर्तन, विवर्तन ये इस प्रकार की वो है। विवर्तन क्या है? जैसे प्रकाश किसी उस पर पड़ता है, रिफ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश जब जो है किसी सतह पे पड़ता है तो प्रकाश जो है, जैसे इधर जब प्रकाश पड़ा तो इधर अंधेरा होगा पिछली साइड को, तो प्रकाश का किनारों से मुड़ना। और इस जो ओपेक सतह है, ओपेक का मतलब है जो जहां प्रकाश नहीं दिख रहा है, अंधेरी सतह, वहां चमक उत्पन्न होती है किनारों पर। तो कहने का प्रकाश का किनारों पर मुड़ना, प्रकाश किसी सतह पर पड़ा तो प्रकाश का उन किनारों पर मुड़ना क्या कहलाएगा? व्यतिकरण है। तो इस प्रकार के जो विवर्तन है। और विवर्तन व्यतिकरण में क्या होगा? तरंगों का मिलने से तो व्यतिकरण होता है। तो ये तरंग प्रकृति को शो करती है। तो उसी प्रकार से कहने का मतलब है जो प्रकाश है या जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, वे दोनों प्रकार कण प्रकृति को भी शो करती हैं, अर्थात उनमें कृष्णिका संबंध विकिरण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इस प्रकार को शो करती हैं। और तरंग प्रकृति को भी शो करते हैं, अर्थात उसमें प्रकाश में भी व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। ये तरंग प्रकृति को शो करती है। या विद्युत चुंबकीय विकिरण भी इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। तो अब जो आइंस्टीन महोदय थे, आइंस्टीन ने इस जो द्विक प्रकृति को समझाने का प्रयास किया। तो आइंस्टीन ने अपना एक फॉर्मूला दिया कण प्रकृति के लिए। यदि कणों के लिए हम ये दे सकते हैं, कण प्रकृति के लिए आइंस्टीन ने दिया E=mc²। यदि कोई कण है तो उसके लिए उसकी जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला दिया आइंस्टीन का, जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc²। कण प्रकृति के लिए, किसके लिए है? कण प्रकृति के लिए। कण प्रकृति समझाया उन्होंने, जो कण प्रकृति के लिए इस प्रकार कर सकते हैं। और जो आपका तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति अर्थात उसमें तरंग का गुण है। और तरंगों में क्या होता है? तरंग कैसे चलती है? इस प्रकार से चलती हैं, अर्थात उसमें श्रृंग या गर्त बनते हैं। और 2 श्रृंग या 2 गर्तों के बीच की दूरी आपकी लैम्डा कहलाती तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये आपको लास्ट में बताया था। कहने का मतलब जो है तरंगों में क्या है? लैम्डा, मतलब उसमें तरंग दैर्ध्य उसकी जो है, तो उसको प्लांक के फॉर्मूले से बताया गया, E=h से बताया गया था, प्लांक ने बताया था। ये तरंग प्रकृति को शो करती है, तरंग प्रकृति। अब यदि मैं यहाँ पे जो है E=h, म्यू को हम लिखते हैं, म्यू बराबर होता है C/λ, C/λ। तो कहने का तरंग प्रकृति के लिए फॉर्मूला हो गया E=hc/λ, कण प्रकृति के लिए होगा E=mc²। तो ये समझाने का प्रयास किया आइंस्टीन। अब आप जानते हैं क्योंकि कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है, या इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, ये E=mc² है, E=hc/λ। तो E बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ hc/λ mc² हो जाएगा। भाई जब E=mc² है, E=hc/λ है, तो h म्यू mc² बराबर भी क्या हो जाएगा? hc/λ, या hc/λ बराबर क्या हो जाएगा? mc² हो जाएगा, होगा। तो मैंने यहाँ से c से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नाउ विल गेट h/λ mc। या यहाँ पर से हम अब इसकी ब्रिज गुणा कर देते हैं, लैम्डा × mc।
या इसको ब्रिज गुणा कर देता हूं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी ब्रिज इसका बटे एक हो जाएगा तो एच हो जाएगा, या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो एक फॉर्मूला निकल गया विकिरणों की द्विक प्रकृति के लिए, से एक फॉर्मूला निकला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, जहां पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी लास्ट वन पे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू होगी एम, ये मास, यहाँ पे मास हो गया जो रेडिएशंस है, और सी जो प्रकाश का प्रकाश की चाल से मतलब है, यहाँ पे प्रकाश की चाल या प्रकाश का चाल ही कहेंगे, यहाँ पे प्रकाश की चाल है। तो ये है विकिरण के लिए आपका ड्यूअल नेचर वाला फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो ये हो गया आपका विकिरणों की द्विक प्रकृति। उसके बाद क्या हुआ कि जब जिस प्रकार विकिरणों की द्विक प्रकृति है को समझाया गया, तो एक वैज्ञानिक हैं डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, पदार्थ की द्विक प्रकृति को भी समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे तो अभी हमने विकिरणों की द्विक प्रकृति को बताया, अभी तक हमने पदार्थ की द्विक प्रकृति को बताया, सॉरी विकिरण की द्विक प्रकृति को बताया। अब वैज्ञानिक हुए एक जो है डी ब्रोगली, उन्होंने जो है पदार्थ की द्विक प्रकृति मैटर जिसको हम कहते हैं द्विक प्रकृति या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली। एक वैज्ञानिक हुए डी ब्रोगली, जिसको हम आगे लिख सकते हैं डी ब्रोगली समीकरण, भी हम कह सकते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रोगली एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे, और इन्होंने 1924 में डी ब्रोगली महोदय ने यह कहा कि जिस प्रकार से विकिरणों की द्विक प्रकृति है, वैसे ही जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ माने कणों की है, माने कणों की जो होती है, कणों की भी द्विक प्रकृति होती है। कणों की भी क्या है, जो पदार्थ है, पदार्थ में क्या कण है, पदार्थ या कणों की भी क्या होती है, द्विक प्रकृति होती है। अर्थात जो मैटर है या जो कण है, इनकी भी, अब कण से मतलब यहाँ पे इनका कण तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसे आपका कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो ये छोटे कण हैं। और बड़े कण भी हो सकते हैं, जैसे आपके कोई पिंड है, आपका कोई धातु का गोला है, या तो कण माने कहने का मतलब कणों के मतलब से मतलब हमारे यहाँ पे ये कण बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी। मतलब आपके जो कण हैं दे में भी ये आपके मैक्रोस्कोपिक माने जिसको हम कहते हैं बड़े, और माइक्रोस्कोपिक माने सूक्ष्म, जिसको हम सूक्ष्म कण कहते हैं। सूक्ष्म कण भी हो सकते हैं। सूक्ष्म कण का मतलब जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, आपके प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, या आपके सूक्ष्म कण आ गए। और बड़े कण जो है, बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपका कोई पिंड है आपका, इस प्रकार के। तो ये कहता है कि जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है, ये कहता है कि पदार्थ या कणों की भी द्विक प्रकृति होती है, केवल विकिरणों की नहीं होती। विकिरणों के समान जो पदार्थ या कणों की द्विक प्रकृति होती है, चाहे वो कण जो है क्या हो, माइक्रोस्कोपिक हो, माने बड़े कण हो, पिंड, जो बड़े पिंड होते हैं, या सूक्ष्म कण हैं, उनकी भी द्विक प्रकृति होती है। द्विक प्रकृति अर्थात उनकी भी क्या है, द्विक प्रकृति मतलब उनकी भी कण प्रकृति है। कण की तरह ये व्यवहार कर सकते हैं, या ये तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जैसा भी मैंने इससे पहले बताया। तो अर्थात कण प्रकृति है तो फोटो आदर्श कृष्णिका की तरह व्यवहार कर सकते हैं, या प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रसारित कर सकते हैं,
उसी प्रकार कण तरंग प्रकृति है तो वो व्यतिकरण है, विवर्तन है, इस प्रकार की घटनाओं को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया, इन्होंने डी ब्रोगली महोदय ने। अब डी ब्रोगली ने इस प्रकार से एक समीकरण निकाला, इन्होंने भी एक समीकरण दिया अपना, इसी प्रकार का समीकरण जैसे मैंने विकिरणों के लिए बताया। आप जानते हैं आइंस्टीन के अनुसार, जो आइंस्टीन महोदय के अनुसार जो है E इज इक्वल टू mc², इसके अनुसार आइंस्टीन के जो आइंस्टीन था, आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन के अनुसार E इज इक्वल टू mc² और E इज इक्वल टू h न्यू प्लैंक के अनुसार, ये प्लैंक है, प्लैंक इक्वेशन है, प्लैंक के अनुसार प्लैंक ने समीकरण दिया था। अब फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ, लास्ट टर्म पे मैंने बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि E बराबर mc², E बराबर hc/λ, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू hc/λ इज इक्वल टू mc², c से जो है स्क्वायर कैंसिल हो गया, नाउ विल गेट h/λ इज इक्वल टू m इंटू c, या इसकी ब्रिज गुणा हो जाएगी, ब्रिज गुणा में क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू mc हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m इंटू c, ये हो जाएगा। अब जहां पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या है, मास है। अब यहाँ पर एक कण की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई कण है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, c प्रकाश की चाल है, या विकिरण, विकिरण के केस में विकिरण बता दिया यहाँ पे है। अब सपोज के लिए कोई क्या है, पिंड है, तो पिंड के केस में क्या हो जाएगा, पिंड के केस में उसकी प्रकाश, पिंड की जो चाल है प्रकाश की चाल के समान नहीं होगी, तो उसका कुछ वेग होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए ये हो जाएगा h/m इंटू v, माने c प्रकाश की चाल है तो प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, कण की चाल थोड़ा कम होगी। तो कोई कण है, वो चाहे कोई भी कण, सूक्ष्म कण है या जिसको हम कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत सूक्ष्म कण है, या उससे बड़ा कण है, तो उसके मानो उसका वेग v है, तो c की जगह हम v लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने गेट किया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। mv आप जानते हैं m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान गुणा क्या वेग, आप संवेग कहते हैं। तो नाउ विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इस प्रकार से ये आपका डी ब्रोगली समीकरण है, इसके लिए, पदार्थ के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो ये डी ब्रोगली समीकरण हो गया, जहां पर लैम्डा क्या तरंग दैर्ध्य है, h क्या प्लांक कांस्टेंट है, p क्या है, मोमेंटम है या संवेग है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लैम्डा क्या है, लैम्डा किस में होता है, तरंगों में होता है, तरंग दैर्ध्य किस में होगी, तरंगों में होगी। और p संवेग किस में होता है, मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेग, वेग किस में होगा, कोई कण किसी वेग से जा रहा है तो उसमें क्या होगा, संवेग उत्पन्न हो गया, तो ये उसमें क्या होगा, कहने का मतलब ये क्या है, कणों में होगा। तो ये कह सकते हैं हम लैम्डा किसकी है, तरंग प्रकृति है, तो हम इसको, ये तरंग का द्योतक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं तरंग प्रकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे ये इसका उल्टा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या ये किसका है, कण प्रकृति, तो ये कण प्रकृति होगी, क्योंकि कणों का संवेग होता है। तो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति एक दूसरे की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एक दूसरे के उल्टी होगी। यदि कोई कण है तो उसकी तरंग प्रकृति क्या होगी, कम होगी, एक दूसरे के उल्टे हैं। और यदि कोई तरंग है तो उसकी कण प्रकृति कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो ये है यहाँ पर किसके बारे में, डी ब्रोगली के बारे में, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति एक दूसरे के क्या है, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। अब यदि हम जो है सब इसका लिमिटेशंस की बात करें, है तो इन्होंने पदार्थ के कणों के लिए बताया, पदार्थ की द्वित प्रकृति होती है, और पदार्थ के कण बड़े कण भी हो सकते हैं, छोटे कण भी हो सकते हैं। तो हमें देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस या इसका महत्व किसके लिए है, लिमिटेशन का है, माने इसकी सीमाएं क्या है, या इसके महत्व किसके लिए है, एक ही बात हुई लगभग, माने लिमिटेशन या सीमाएं। तो यदि हम देखते हैं हमारे पास सपोज के लिए सूक्ष्म कणों के लिए, जैसे सूक्ष्म कण
जैसे इसका आपका बहुत सूक्ष्म कण, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, आपके प्रोटॉन हो सकते हैं, आपके न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ये इन सूक्ष्म कणों के लिए जो है, यदि हम देखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सपोज के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम डी ब्रोगली समीकरण लगाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी से हम, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, यदि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू आपने 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए हम निकालना चाहें तो 9.10939, बड़ी वैल्यू ना लिख करके मैं 9.11 लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा लिख दे रहा हूँ मैं इसको। 9.1111 इंटू 10⁻31 kg, ये इसका मास है इलेक्ट्रॉन का, इंटू वी मैंने वेलोसिटी हमने 10⁶ मीटर पर सेकंड ये मान के चले हम। तो यदि हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली ये आती है आपकी 7.28 इंटू 10⁻10, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। कितनी लैम्डा मीटर हो जाएगा, ये लैम्डा का जो मात्रक है 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, इतना वैल्यू आ जाता है। किसके लिए? किसी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए डी ब्रोगली समीकरण में इसका मान रख देते हैं। अब यदि हम देखते हैं कोई बड़ा कण जैसे 10 ग्राम का कोई कण है, 10 ग्राम बहुत कम होता है, 10 ग्राम वजन का कोई कण है, और उसके लिए हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो उस 10 ग्राम के कण के लिए जो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल हो जाएगा, उसकी वैल्यू तो वही होगी 6.26 नहीं लिखते तो इसको हम 6.63 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻34, ये तो उसके लिए हो गया, अपॉन हो जाएगा एम, उसका जो मास है 10 ग्राम को यदि आप किग्रा में बदलना चाहें, क्योंकि एम के पद्धति में इसको बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10/1000 कहने का मतलब 10 इंटू 10⁻³ kg में हो जाएगा, kg इंटू हो जाएगा आपका। और यदि हम ये मानते हैं कि ये जो कण है, ये कण भी इलेक्ट्रॉन जैसे वेग से जा रहे हैं, वेग दोनों हम बराबर ले लेते हैं, केवल मास में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से वो कण भी जा रहा है, माना हम कर लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, कल्पना है। तो इस कंडीशन में जो लैम्डा है, जो लैम्डा की वैल्यू कंसिडर होती है, ये होती है आपकी 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर। इस कंडीशन में यदि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए हम डी ब्रोगली, यदि वो इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, तो उसके लिए कैलकुलेशन आई 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर। और जो कण है, तो उस कण के लिए जो है आपकी जो वैल्यू आई, ये आई आपकी 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, यदि हम इन दोनों वैल्यूज को, माने यदि इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम थोड़ा देखें, इस पे विचार करें, तो इसमें जो लैम्डा है वह क्या है, मतलब इसको मेजर कर सकता हूँ, मतलब किसी टेक्निक से हम इसको माने यहाँ पे जो ये है 10⁻10 मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब जो सूक्ष्म कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की जो लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य है, उसकी गणना 7.28 इंटू 10 मीटर को हम इसको मेजर किया जा सकता है। लेकिन यदि हम कण के केस में देखते हैं, तो कण के केस में ये वैल्यू जो आ रही है 6.63 इंटू 10⁻38 बहुत कम वैल्यू है। कहने का मतलब ये वैल्यू जो है इसकी तुलना में बहुत कम है, तो इसको हम जो है लैम्डा जो है बहुत कम हो गया। ये कहने का मतलब यदि कण प्रकृति है तो लैम्डा उसका क्या हो गया, बहुत कम है इसका। तो कहने का मतलब है यदि किसी पदार्थ की कण प्रकृति है तो उसकी लैम्डा बहुत कम है, उल्टा है एक दूसरा। तो कहने का मतलब है कि जो इसका सिग्निफिकेंस है या लिमिटेशन है, बड़े कणों पे लागू नहीं होता है। अर्थात बड़े कणों की क्या होती है,
जो बड़े कण होते हैं उनकी कण प्रकृति ज्यादा है, तो तरंग प्रकृति उनकी कम है, क्योंकि उनका जो लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या हो रही, बहुत कम आ रही है, जिसको मेजर मतलब जिसका मेजर का मतलब हम उसको किसी तकनीक से किसी उपकरण से उसका मेजरमेंट संभव नहीं है, क्योंकि वैल्यू इतनी कम है। अर्थात जो कण होते हैं उनमें तरंग का गुण बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है कहने का, जो बड़े कण होते हैं। जो सूक्ष्म कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म, उनमें तरंग का गुण पाया जाता है। तो कहने का मतलब है जो डी ब्रोगली का जो समीकरण है वह सूक्ष्म कणों पर, जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी है, उन पर ज्यादा लगता है, और जो बड़े कण होते हैं उन कणों पर जो है ये जो है लागू नहीं होता है। अर्थात उन्होंने तो सभी कणों के लिए दिया, लेकिन वो कहते हैं कि तरंग प्रकृति ज्यादा किसकी है, सूक्ष्म कणों की है, बड़े कणों की क्या है, कण प्रकृति है। तो ये इन्होंने इस प्रकार से अपने बात को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। तो मुझे विश्वास है कि आपके समझ में ये आया होगा इस टॉपिक, और मैं इस टॉपिक को यहीं पर जो है, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो, मैं छोटी वीडियो यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी समझ में आया होगा, आप प्रयास करेंगे। थैंक यू।